अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़हीम रज़ा और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने पहले देखना है वायरस। ठीक है, वायरस के अंदर वायरस को सारा यानी कि पढ़ना वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखना है प्रियोन्स को, वीडियोस को। उसके बाद हम देखते हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस के ऊपर। वायरस जो है ये एक बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ये लिविंग भी है और लिविंग नॉन लिविंग भी है, यानी कि इन दोनों की ये बॉर्डर लाइन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि समझ लें कि ये लिविंग साइड है और ये नॉन लिविंग साइड है। इसके ये दरमियान में बॉर्डर है, यहाँ पे वायरस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की बॉर्डर लाइन पे ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अब हम देखते हैं कि इसकी लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। लिविंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले आती है कि कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडिंग विद प्रोटीन कोड। यही बात आपके लिए भी है कि डीएनए आरएनए इसके अंदर दोनों होते हैं, आपके अंदर भी होते हैं, और प्रोटीन कोड से कोड हुए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ कोट हुए होते हैं, और यही बात आपके अंदर भी है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बात होती है। ठीक है, जो बात ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उसे हम कहते हैं लिविंग। लिविंग यानी कि वायरस के अंदर ये बात भी है कि वायरस जो है इसका पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, यानी डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, और ये सराउंड हुए होते हैं प्रोटीन की कोड के साथ, सराउंड हुए होते हैं प्रोटीन कोड के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नॉन लिविंग बिहेवियर है इसका, वो ये है कि ये ए सेलुलर है, इसके पास सेल नहीं होता। ठीक है, ये सेल कंटेन ही नहीं करता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये ए सेलुलर है। ये इसका नॉन लिविंग बिहेवियर है। उसके बाद जो इसका दूसरा लिविंग बिहेवियर है वो है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब है कि ये होस्ट के अंदर जाकर अपना मेटाबॉलिज्म शुरू कर सकता है, लेकिन होस्ट के बाहर नहीं कर सकता। मेटाबॉलिज्म शुरू करने का मतलब ये है कि ये होस्ट के अंदर जाएगा, इंजेक्ट करेगा एज अ पैरासाइट। ठीक है, और फिर बाद में वहाँ पे अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और अपने नंबर्स में इंक्रीज करेगा। ये इसके पास एक बिहेवियर होता है, लिविंग बिहेवियर। उसके बाद इसका नॉन लिविंग बिहेवियर दूसरा, दे कैंट रन मेटाबॉलिज्म। ये एक बात होगी समझने वाली है। अब ये बात अगर क्योंकि मैंने आपको तो यहाँ पे कहा भी कि ये मेटाबॉलिज्म करते हैं उसके अंदर जाके, लेकिन यहाँ पे बात आ रही थी कैंट रन मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि ये खुद मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, होस्ट के बाहर रह के ये खुद मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, बल्कि होस्ट के अंदर जाकर ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसके होस्ट के सर पे कह लें आप, या होस्ट के बलबूते पे। ठीक है, वहाँ पे जाके होस्ट के अंदर सिर्फ ये मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, वो भी खुद नहीं करते, ये होस्ट की मदद से करते हैं। ठीक है, और ये खुद अपनी तरफ से ये अपने ऊपर अपने सर पे मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ा मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। ये इसको अलग करता है लिविंग बिहेवियर को और लिविंग नॉन लिविंग बिहेवियर को। उसके बाद आगे बुक पे सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, और दूसरी एक और बात लिखी हुई है कि इसको हमने किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं डाला। ठीक है, किसी भी क्लासिफिकेशन में इसको नहीं डाला, क्योंकि ये हर क्लासिफिकेशन सिस्टम के 3 डोमेन सिस्टम जो है उसके अंदर से हर सिस्टम के अंदर से लैग करता था कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसलिए वायरस को हमने किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं डाला। उसके आगे वायरस के आगे टाइप्स हैं दो, एक होती है प्रियोन्स, एक होता है विरोइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम प्रियोन्स और विरोइड्स की डिसिमिलरिटी देखते हैं। डिसिमिलरिटी ये है कि प्रियोन्स जो होते हैं वो कंपोज होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन भी है कि ये कंपोज होते हैं प्रोटीन से, और ये शायद एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके साइड पे छोटा सा नीचे बॉक्स बना हुआ है, उसके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंपोज होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, और जो विरोइड्स हैं वो कंपोज होते हैं सर्कुलर आरएनए से। ये बड़ा मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं। उसके बाद इसकी सिमिलरिटीज़ हैं कि किस किस जगह पे आगे सिमिलर बिहेवियर देते हैं। पहली सिमिलरिटी है कि ये दोनों ए सेलुलर हैं, दोनों के पास ही सेल नहीं है। ठीक है, दूसरी सिमिलरिटी ये नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। यही बात हमने वायरस के लिए कही, ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं ऐड होते और ये भी इंक्लूड नहीं होते क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, दोनों प्रियोन्स भी और विरोइड्स भी। तीसरी सिमिलरिटी ये कोज इन्फेक्शियस डिजीज इन प्लांट्स। दोनों ही ऐसे ही करती हैं, प्रियोन्स भी काज करते हैं डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, और विरोइड्स भी करती हैं प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, उसके बाद जो अगली सिमिलरिटी है वो है काज ऑफ कैंसर। दोनों ही काज ऑफ कैंसर है। ठीक है, दोनों अगर आएंगे यानी कि इंजेक्ट होंगे या ऐसा पैरासाइट इंजेक्ट करेंगे किसी भी होस्ट के अंदर, तो ये काज करेंगे कैंसर। ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस था वायरस, और उसके बाद वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग बिहेवियर, उसके बाद प्रियोन्स और विरोइड्स, उसकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। अगली चीज़ है कोविड-19 कोरोना वायरस। ये भी आपके अगले पेज के ऊपर एक बॉक्स बनाया हुआ है सारा, उसके अंदर लिखा हुआ है। ये बात आपने एमसीक्यूज़ या शॉर्ट के लिए याद रखनी है कि ये निकला था चाइना, यानी वुहान से या चाइना। ठीक है, क्योंकि वुहान शहर और चाइना कंट्री है। ये निकला था 2019 में। ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये फैलना शुरू हुआ था। उसके बाद ये करता क्या है, इसकी काज क्या है? इसकी काज होती है, ये काज करता है स्वेयर इलनेस, स्वेयर रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, पेंडेमिक आपकी बुक के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस।
ठीक है, ये काज करता है पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, ये इसका काज है, ये बात आपने याद रखनी है। ये भी एमसीक्यूज या शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है ये फैलता कैसे, स्प्रेड आउट कैसे होता है। ये स्प्रेड आउट होता है बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए से ये स्प्रेड होता है। यानी कोई बंदा अगर कफ करता है, स्नीज करता है, ठीक है, खांसता है, छींकता है, या किसी को हाथ लगाता है या सांस लेता है, ठीक है, जिसको वायरस है, ये उसकी बात हो रही, जिसको वायरस है वो करता है सारा कुछ, यानी कि सांस लेता है और किसी के छींकता है या खांसता है और किसी को हाथ भी लगाता है इवन, तो ये वायरस जो है स्प्रेड होने लग पड़ता है, दूसरे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है, ये उसके अंदर चले जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये ऐसे भी फैल सकता है कि एक इंसान, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अब आपको जैसे पता है कि ये सेल है हाथ की, ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर सेल्स हैं, अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे कितनी सेल्स आ निकल आके, अगर यही मेरा हाथ वायरस से कंटेमिनेट होता है और मैं किसी और इंसान को ऐसे हाथ लगाता तो उसको भी ये वायरस फैल जाता है, यानी ये टच करने से भी वायरस फैलता था। अब इसकी प्रिवेंशन क्या थी, इसकी प्रिवेंशन थी कि आप अपने हाथों को धोएं, इसकी प्रिवेंशन थी आपने एक तो मास्क पहन के रखना है, ठीक है, एक तो इसकी थी प्रिवेंशन मास्क पहन के रखना है आपने, दूसरी प्रिवेंशन थी कि आप हाथ धोएं 20 सेकंड तक, ठीक है, फॉर 20 सेकंड्स, ठीक है, ये आम कहा जाता है कि 20 सेकंड तक आप धोएं बाकायदगी के साथ, थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि आपके हाथ साफ नहीं, ठीक है, क्योंकि टच करने से फैल जाता था, तो आपके हाथ साफ रहेंगे तो ये वायरस आपके हाथों पे नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको मास्क या मास्क पहनते थे या फिर वॉश हैंड्स। एक आप मास्क यूज़ करते थे N95, ठीक है, उसके अंदर इसमें होता था कि यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता था, वो फ़िल्टर कैसे काम करता था कि वो फ़िल्टर के अंदर पार्टिकल्स होते थे, सॉरी चार्जेस होते थे, जब पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, जब एयर से न्यूट्रल चार्जेस आके पॉजिटिव चार्जेस के साथ लगते थे वहाँ पे अटैच हो जाते थे और एयर जो है वो अंदर फिल्टर होकर चलती थी, ठीक है, ये एक बड़ा प्रोसेस था इसके अंदर। ये बाकी आपको मास्क लिया, आप सिंपल मास्क पहन लेते तब भी प्रिवेंट हो जाता था काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी हद तक प्रिवेंशन इसकी हो जाती थी, आप बचे जाते थे, ठीक है। और दूसरा कर्फ्यू वगैरह भी लगे थे आपको पता है, उसके बाद लॉकडाउन भी हुए थे ताकि लोग घरों में रहे, बाहर एक दूसरे से ना मिलेंगे तो फिर वायरस जो है वो कम फैलेगा, क्योंकि टच करने से फैलता था ये। अब अगली चीज़ है कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा किसी इंसान को या किसी पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स थी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होती थी, फैटी फीवर, ठीक है, इलनेस, उसके बाद ही लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपको टेस्ट आना बंद हो जाता था, स्मेल आनी बंद हो जाती थी, सोर थ्रोट, आपका गला भारी खट्टा सा हो जाता था, भारी सा हो जाता था, ठीक है। उसके बाद इस तरह की डिफरेंट सिम्टम्स थी इसकी जो कोविड-19 करता था। उसके बाद पहले तो जब शुरू में आया था तब तो वैसे किसी भी वायरस की वैक्सीन नहीं बनती, उसके बाद वैक्सीन बनती है, जब वैक्सीन बनी तो फिर इसकी वैक्सीन ने जो है काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोल किया और इसके यानी कि इसको फैलने से रोका, यानी कि इसकी वैक्सीन के अंदर इसका मेन रोल है इसको रोकने के अंदर। जब आप वैक्सीन लगाते थे 2 वैक्सीन की डोज लगती थी, पहले लगती थी, फिर बाद में आई थी 15 दिनों बाद या महीने बाद दोबारा लगती थी, ठीक है, 2 डोज लगती थी। उसके बाद जब डोज लगी लोगों को, तो उसके बाद ये जो डोज होती है वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है, जब फाइट करती है तो उस वायरस को वो किल कर देती है, जिसकी वजह से वायरस जो अंदर से ख़त्म हो जाता है। वैसे अगर जिस वैक्सीन से पहले तरीका वो ये होता था कि आप 10 से 15 दिन तक इंतज़ार करें, 10 से 15 दिन तक आपको बुखार रहेगा, ठीक है, अगर रहेगा रह के हट जाए, ठीक है, 10 से 15 दिन तक होता था, उसके बाद ही हट जाता था, तो उसके बाद यानी कि आप सही हो गए हैं, ठीक है। अगर ये सही ना हो तो फिर डेथ होती थी इंसान की। तो ये था कोविड-19 से इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये 2019 में आया था, ठीक है, 19 साल लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया। ये आया था चाइना से, वुहान से, और उसके बाद इसकी पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस काज क्या थी स्टोरी इसकी, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रेड कैसे होता है, प्रिवेंशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन ने क्या रोल प्ले किया कोविड-19 के अंदर, ये सारी बातें आपके लिए आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, वायरस का, प्रियोन्स का, विरॉइड्स का, उसके बाद कोरोना वायरस का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।